मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब ढूंढ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की आज 15वीं बरसी है। नहायत अकीदत और एहतराम से मुल्क भर में इसे मनाया जा रहा है। मरकज़ी तकरीब का इनेकाद गढ़ी खुदा बख्श में हर साल होता है और इस साल भी 27 दिसंबर को हुआ। अगर साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की पॉलिटिकल कैरियर पर नज़र दौड़ाएं तो एक तवील कैरियर था, 30 साल पे लगभग मुहित था। 2 मरतबा आप पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। जनरल सीट से हमेशा आपने मुकाबला किया और तमाम तर सियासी आजमाइशों का डट कर और बहादुरी से आपने सामना किया। फिर अनफॉर्चुनेटली 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में जलसे के अख्ताम के बाद खुदकुश हमले में आपको शहीद कर दिया गया और ज़ाहिर बात है उसके बाद से पीपल्स पार्टी, आपकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी कि 2008 का जो इलेक्शन हुआ तो आपकी शहादत की वजह से बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा किया पीपल्स पार्टी को तीसरी मरतबा इक़्तिदार में लाने के हवाले से। आपको ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं और इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी और आपके फर्जंद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो वज़ीर ख़ारजा भी उन्होंने ख़िताब किया और ख़िताब करते हुए जहां उन्होंने आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसको खराज तहसीन पेश की और पेश करना भी चाहिए, वहीं उन्होंने आज की सियासत और सियासी हालात पर भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अमरीका की साजिश से नहीं बल्कि पार्लिमान में अदम एतमाद का वोट ला कर बाहर भेजा गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब मुशर्रफ की तरह माजी का हिस्सा बन चुके हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज एक अहम कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया जो कि शमसी तवानाई से मुतल्लिक थी। खिताब करते हुए वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि मुल्क को मौशी मसाइल का इसलिए भी बहुत बड़ी हद तक सामना है क्योंकि हम महंगे दरामदी ईंधन पे बिजली पैदा कर रहे हैं। गैस के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे इससे चलते हैं और इसका मुकाबला करने के लिए इत्तेहादी हुकूमत प्लानिंग कर रही है और शमसी तवानाई पे कन्वर्जन उसका एक कलीदी प्लान है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जब सस्ता ईंधन मुयसर था गैस और बिजली की सूरत में उन्होंने उस वक़्त वो नहीं ख़रीदा और ये एक मुजरिमाना गफलत है। फिर अगर हम बात करें पंजाब की, कल भी हमने बात की थी, पंजाब में नंबर गेम पर सियासी दावपेच जारी है और जो लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने कहा था कि 11 जनवरी तक जो है वो ना तो असम्बली तहलील होगी और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे, उस हवाले से भी प्लानिंग हो रही है। दोनों तरफ, चाहे वो PMLN और पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PTI और PMLQ हैं, अपना अपना जोर और जोड़ जो है वो लगा रहे हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से खबर यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 31 दिसंबर को होने थे इस्लामाबाद में, उन्हें मुलतवी कर दिया है। 5 रुकनी बेंच ने ये आज फैसला सुना। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशंस की गई थी। आपने देखा है कि रजिस्ट्रेशन हुई है। इस्लामाबाद की जो बल्दियाती जो हैं यूनिट्स हैं उनको उनकी तादाद में इजाफा कर दिया गया, 125 तक लेकर गया गया। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया था कि नजरसानी करें, आज उन्होंने मुलतवी कर दिया। इन तमाम नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। नुमाइंदा शख्सियात ने हमें ज्वाइन कर, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हैदर वहीद साहब, आप तज्जियाकार हैं और लीगल ओपिनियन रखते हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बजरिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग। सर आपका बहुत शुक्रिया। और इब्राहिम खान साहब हैं जी, नवाजिश सर, मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली इलेक्ट हुए थे मुल्तान से और इस वक्त वो MNA हैं। अब हैं या नहीं है वो बताएंगे। कल शुनी दिया है कि स्पीकर साहब के सामने आके इस्तीफों के दोबारा से तस्दीक करनी है। बार के उनके हम शुक्रगुजार, उन्होंने ज्वाइन किया है और दौरान गुफ्तगू पीपल्स पार्टी का ओपिनियन भी हम आपके सामने लेकर आएंगे क्योंकि उनके जितने सफ़े अव्वल के रहनुमा हैं दे आर ऑल इन गढ़ी खुदा बख्श। तो ज़ाहिर बात है टेलीफोन लाइन पर उनसे हम बात करेंगे। आप लोगों की इजाज़त से हैदर वहीद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। हैदर साहब, हमने स्टार्ट में जो मोहताज बनाया था वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के हवाले से था और बिल्कुल सही कहा कि ढूंढो मुल्को मिलने को नहीं नायाब हैं हम। क्या कहेंगे उनकी, अब पाकिस्तानी सियासत में अपना नाम और मुकाम है, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी पे आप क्या कमेंट करेंगे? और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, हिज हिस्ट्री। योर कमेंट सर। जी बिल्कुल, देखें, बेनज़ीर साहिबा एक बहुत आइकॉनिक लीडर थी और एक आइकॉनिक लीडर की बेटी भी थी
और 90s में जब पाकिस्तान की डेमोक्रेसी इन्फेंसी में थी और तजर्बात से गुजर रही थी, मुदाखलत से, साजिशों से गुजर रही थी, तो एक जमहूरियत के लिए उनका जो है वो काबिल सताइश रोल रहा। लेकिन मेरे ख्याल से आज अगर उनको मैं याद करूं तो मैं एक तो ये याद करूंगा कि मेरे ख्याल से दो नॉट सो सक्सेसफुल स्टेंट्स के बाद मुझे लगता था कि जब वो इस दफा वापस आई थी पाकिस्तान और इलेक्शन लड़ने जा रही थी 2008 का, तो मुझे लगा कि शायद इस दफा उनकी मैच्योरिटी और उनकी किताब भी उस जमाने में निकली थी और उनका फलसफा, उनकी समझ बूझ जो है वो मुझे लगा कि अब ऐसी और इस लेवल पे थी कि उनका थर्ड टर्म मुझे लग रहा था कि कामयाब होगा। तो ये बड़ा पाकिस्तान के लिए नुकसान इसलिए भी हुआ क्योंकि वो चारों सूबों को जोड़ती थी, चारों सूबों की जंजीर थी और एक कौमी लीडर थी। अब आज हम देखें, अफसोस के साथ देखना पड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल रूरल सिंध की पार्टी जो है वो ज्यादातर रह गई है। बेशक वो इलेक्शन जीत जाते हैं क्योंकि इंडिविजुअल्स कुछ हैं, गिलानी साहब ने उनको जितवा दिया मुल्तान में जिस तरह से, तो हैं इस तरह के इंडिविजुअल्स उनके पास इलेक्टेबल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना कि जो एक इंस्पिरेशनल लीडर कोई उनका जो अपील कर रहा हो पंजाब में या KPK या बलूचिस्तान में या कराची में, तो ऐसा नहीं है। और वो अफसोस की बात है, वहां भी मुझे याद आती है क्योंकि वो ऐसी लीडर थी और उनके वालिद साहब ऐसे लीडर थे जो अक्रॉस द आयल अपील करते थे हर तरह के लोगों को। और यहाँ बेनजीर साहिबा का बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से मैं महसूस की जाती है। ठीक सर, क्योंकि देखिए शतरंज की गेम तो जरदारी साहब ने बिल्कुल मास्टर की भी है और बहुत जबरदस्त जाल बिछाया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ अंदरून सिंध की वजह से सिंध उनको मिला हुआ है। और अगर हम मुल्क गिर बात करें तो जरदारी साहब से के नाम पे वोट पड़ता तो दूर की बात है, उनके नाम पे मेरे ख्याल से वोट खिंचता है, बल्कि PML नून उनके साथ जुड़ के PML नून ने बहुत ज्यादा सियासी नुकसान भी उठाया पंजाब में। ओके, मैं चाहूंगा हैदर साहब, ये आप आगे मैं दोबारा लौट के फिर आऊंगा, फिर बिलावल साहब की भी जो आज उन्होंने तकरीर की उसके कंटेंट से बात करेंगे। मैं आपकी इजाजत से चौधरी साहब से, जाफर साहब से, क्योंकि PMLN और पीपल्स पार्टी का जो रिलेशनशिप था वो भी बड़ा मुतहारब, एक दूसरे की सियासी इख्तलाफ इनका रहा है। लेकिन हमने देखा कि 2006 में फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी उसमें कमी वाकई। और आज इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो इत्तेहादी हैं और विफाक में आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है, बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर खारजा हैं, सदर PMLN प्राइम मिनिस्टर हैं। तो चौधरी जाफर इकबाल साहब, सर आप किस तरह देखते हैं? ज़ाहिर बात है एक माजी है और एक हाल है, इस हवाले से अगर तकाबुल किया जाए तो आप किस तरह देखते हैं? और अगर क्योंकि हम बात करें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की बरसी के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया अनवर साहब जी। मोहतरमा, यकीनन आप मुख्तलिफ सियासी नजरिया तो रख सकते हैं, लेकिन किसी भी सियासी जमात, किसी सियासी जमात के कारकुन और किसी सियासी जमात के लीडर के किरदार को मिनहा नहीं कर सकते किसी भी मुल्क के हवाले से। तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, यकीनन हमने जो उनका किरदार सियासत के अंदर देखा और तब से देखा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे और जिन मसाइब से, जिन परेशानियों से और जिन हालात से वो गुजरी और जो कुछ उन्होंने देखा। लेकिन फिर दोबारा जब उनकी सूरत में लीडरशिप पीपल्स पार्टी की उनके पास थी, हुकूमत बनी, तो फिर भी हमें आज जब हम जो हमारा आज का हाल है वो ये बताता है कि तब भी मुस्लिम लीग नून हो या जुनेजो साहब मरहूम तब थे या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो वो किसी ना किसी तरह वो जो ताकतवर हल्के जिनको हम कहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुल के जरा अगर कह लें, तो वो एक कहीं ना कहीं उधर उधर दूसरे का इक्तदार में आने के लिए, दूसरे को इक्तदार से रुखसत करने के लिए ये सिलसिला चलता रहा। और जो भी इंतखाब होता था जो कि 5 साल के लिए था, वो 2.5 साल 3 साल और यूं ही खत्म होता रहा। सही। जब ये अदराक दोनों लीडर्स को हुआ, मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया और उनके टेक ओवर करने के बाद, हालात को समझने के बाद, तो बतौर सियासी कारकुन और बतौर तालिब इल्म सियासियात के जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया, वो बहुत सारे माहिरीन, बहुत सारे साहिब दानिश और जो आइन को पढ़ने वाले और बनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि 1973 के आइन के बाद वो बहुत वैलिड डॉक्यूमेंट था कि अगर उसको सामने रख के सियासी जमातें अपनी जदोजहद करती तो शायद आज ये जो पिछले 3 टेन्योर गुजरे हैं
8 से 13, 13 से 18 और जो भी तीसरा जारी है, बहुत बेहतरी इसमें होती। लेकिन उसमें 2 टेन्योर और आपके थे सर, कथा कलामी के लिए माजरत, एक पीपल्स पार्टी का था 5 साल और 5 साल आपका था। जी मैं तो कह रहा हूं कि अगर हम मिनोइन उसकी उस रूह के ऊपर अमल करते और बहुत सारे वक्ती तकाजों को छोड़ते तो बहुत आगे हम जा चुके होते। ठीक। दोबारा वो गलतियां ना दोहराते। और आज इस दौर में जब हम फिर दोबारा इकट्ठे हैं, या इससे पहले 13 से 18 अगर हुकूमत डिस्टेबलाइज नहीं हुई या अपना काम करती रही, बावजूद बहुत सारे ओपोजिशन के, इमरान खान साहब के जो वावेला था वो यही थी कि पार्लिमान के अंदर रहकर जो भी अददी कुव्वत आपको दी है अवाम ने, उसको आप बरूए कार लाएं। ठीक है सर। आप ऑपोजिशन हैं तो भी आपका रोल डिफाइन है, वो अदा करें। अगर आप गवर्नमेंट हैं तो वो अदा करें, उसके अंदर रहते हुए करते। यकीनन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे और दर्जात बुलंद करे, एक सियासी लीडर के तौर पे, एक सियासी कारकुन के तौर पे उनकी जद्दोजहद जो है वो हमारे लिए मिसाल भी है। बहुत सारे असबाक भी हैं, हमें उसे अपने मुतालिया में भी लाना चाहिए। ठीक है सर, आपसे सीखना भी चाहिए। बहुत अच्छा क्या सीखना चाहिए। मैं इब्राहिम खान साहब से जानूंगा। इब्राहिम साहब, ज़ाहिर बात है आप पीटीआई में है और आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत एक पॉपुलर जमात है। आप लोग अभी इक़्तिदार से फेडरल में गए हैं, आज बिलावल साहब ने कहा थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन पंजाब में जहाँ लाहौर में आप मौजूद हैं वहाँ आपकी हुकूमत है, केपी में है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ इस हवाले से आप कहना चाहें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के हवाले से। और दूसरा, आज बिलावल साहब ने कहा है कि जो आप लोग कहते हैं कि व्हाइट हाउस की साजिश से आप गए, वो व्हाइट हाउस की साजिश नहीं थी, वो जियालों ने आप लोगों को, जो पीपल्स पार्टी के जियाले, उन्होंने अदद एतमाद के जरिए हटाया है और जो आपके सहूलतकार थे उनको भी बड़ी इज्जत से खुदाफिज कहा है। तो इब्राहिम खान साहब इन दोनों काउंट्स पे जवाब दीजिएगा। जी पहले तो मोहतरमा के मुतालिक बेशक एक बहुत दलेर और विजडम वाली खातून थी और उनका पाकिस्तान की तारीख में जो है, बल्कि मुस्लिम उम्मा की तारीख में खातून का इस तरह उभर के एक मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में आगे आना बहुत बड़ी उनकी स्ट्रगल, और जो कुछ उनके वालिद के साथ हुआ और जो कुछ उनके अपने साथ हुआ मार्शल लॉज में, तो उसके बावजूद वो जिस तरह उभर के सामने आई, तो नो डाउट अल्लाह उनकी जवारी रहमत में जगह करे। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकली। और अब आ जाते हैं हम बिलावल साहब की तरफ। तो जब मैं उनको जरदारी साहब के एंगल से देखता हूं तो मैं इट्स फाइन, लेकिन जब बेनजीर के बेटे के हवाले से देखता हूं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। अच्छा। कि ना वो क्यूबन है, ना वो विगर है, ना वो स्पार्क है, और ना वो विजडम है कि वो अब जिस तरह कह रहे हैं कि जी ये किस्सा परीना है, जो बंदा 75% सीटें ले रहा है इस मुल्क में ज़िमनी इलेक्शंस में और पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर जमात का सरबराह है, वो कह रहा है जी किस्सा परीना है। और साथ ये कि जी ये जियालों ने हटाया था। ओ भाई, आपने किसको क्या हटाना था? जिस तरीके से हटाया गया, साइफर का मामला आज तक वो मौजूद है। अब खान साहब तो खान साहब ने भी सर फाइनेंशियल टाइम्स को कहा था वो किस्सा पारीन है। वो इसलिए कहा था ना जी, एक अमेरिकन टर्म है कि उसमें आप कहते हैं कि जी been there done that, let's close the chapter। ठीक है ना जी, कि उसको क्लोज करें कि फर्दर हम जब हम उनका कुछ कर भी नहीं सकते और हम उनके साथ अननेसेसरीली मजीद कन्फ्रंटेशन की तरफ जानेंगे, वो भी वर्ल्ड पावर है ऑब्वियसली। और लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया को पता है। और अगर साइफर में कुछ नहीं था तो फिर सलामती काउंसिल के इजलास में कौन सलामती कमेटी क्यों ब्लेटेंट इंटरफेरेंस के नाम से क्यों रिकॉग्नाइज किया गया? फिर उसको कंफ्यूज करने की कोशिश की जी, कोई साजिश नहीं थी जी, बस ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी। और भाई साजिश तो फर्स्ट स्टेप है, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस में के मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया। तो बिलावल के कहने या कहने से हकायक जो है वो तारीख में कभी छुपा नहीं करते। और ये चीजें हमें देखें, हमारी कौम ने बहुत बड़ी कुर्बानियां देके ये पाकिस्तान हासिल किया, बिलाशुबा। उसके बाद अभी भी हमारे नौजवान जो हैं, हमारे सिपाह, हमारे अफवाज पाकिस्तान जो है डेली बेसिस पे कुर्बानियां बहुत ज्यादा, बहुत बॉर्डर्स पे। कैप्टन फाज साहब की जो शहादत हुई है, अगर ये कुर्बानियां सिर्फ किसी की गुलामी के लिए है तो फिर उसका फायदा क्या है?
फिर छोड़े ना करें और एकदम से गुलामी हर किसी की कबूल कर लेते हैं। अच्छा छोड़े इब्राहिम फिर- साहब, वो आपने अहम नुकता उठाया, वो दहशतगर्दी पे मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा, क्योंकि उस पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि जो इस पे नजरसानी करनी चाहिए और आप लोगों की जो पॉलिसीज उसको क्रिटिसाइज किया। हैदर वही साहब के उसमें जाऊंगा। हैदर साहब, आप इस हवाले से, वो मेरे सवाल का जो दूसरा हिस्सा था वो उसका जवाब रह गया था, वो मैंने फिर इब्राहिम साहब से पिच किया। आप क्या समझते हैं? उन्होंने कहा कि खान साहब के जो सहूलतकार और जो खान साहब थे उनको हम लोगों ने हटाया है, और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की भी इसमें कुछ सहूलतकारी नहीं ली गई। एक इस पे कमेंट कीजिएगा। और दूसरा सर, पंजाब पे लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो आपने बड़ा वैलिड रीज़न दिया था, आई मस्ट अप्रिशिएट यू ऑन एयर। आपने कहा था लाहौर हाई कोर्ट जो है वो टाइम के हवाले से कोई बात ज़रूर आएगी, जो गवर्नर की एडवाइस है वो तो उसको तो पूरा करना है। तो वही बात हुई कि अब 11 जनवरी की तक टाइम, 18 दिन का टाइम दिया गया है पंजाब में एतमाद का वोट लेने के हवाले से, और तहरीरी यकीनदानी भी ली गई है। तो उस हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि उस पर फर्दर आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये जो लाहौर हाई कोर्ट की दोबारा हियरिंग होगी 11 जनवरी को। जी देखें, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बिलावल जो है ना, उनको ये समझना पड़ेगा कि उनमें थोड़ा स्पार्क है। वैसे मैं नहीं कहूँगा कि बेनज़ीर साहिबा का उन्होंने कुछ नहीं लिया, बिल्कुल लिया है, लेकिन 50% लिया, 50% जरदारी हैं उसमें। तो मेरे ख्याल से उनमें स्पार्क है। आसिफा भुट्टो में लगता है थोड़ा बेनज़ीर का स्पार्क और ज्यादा है। जाहिर है बिलावल साहब ज्यादा मैच्योर हैं और लीडर वही हैं, लेकिन साथ आसिफा का भी रोल मुझे नजर आता है आगे सियासत में। देखें, जहां तक बात है कि इमरान खान की हुकूमत हटाने का, तो जब वो फैसला हो गया था तो उसके अमल में बेशक पीपल्स पार्टी ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन जिस तरह के वो मामलात करते हैं ना, इस तरह का किरदार अदा करने में, चाहे पंजाब असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये सिंध में तो चलता है। सिंध में तो क्योंकि मामलात उनके लॉजिस्टिकली इतने कंट्रोल में हैं कि उन्हें नुकसान नहीं होता, कुछ बेदारी भी कम है सिंध में। लेकिन पंजाब में ये चीजें अप्रिशिएट जो है वो अवामी सतह पे नहीं होती हैं। अच्छा। और पीपल्स पार्टी को पंजाब की अवाम में बड़ा नुकसान पहुंचता है जब वो देखते हैं कि जरदारी साहब आ गए हैं और सिंध के मिनिस्टर आ गए हैं और यहाँ पे खरीदो फरोख्त के इल्जाम लग रहे हैं। तो ये वो मामला नहीं है जिसपे कि फख्र करने की कोई जरूरत है। जिस तरह से मामला जो है वो ओवर्टली नजर आते हैं कि वो शुजात। लेकिन हैदर भाई, इसमें इस्लामाबाद में तो कोई पीटीआई के जो जितने भी पाइस थे उन्होंने वोट नहीं कास्ट किया, जरूरत ही नहीं पड़ी उनकी। तो नहीं, वोट कास्ट तो नहीं किए, लेकिन इत्तेहादी भी तो थे ना, मतलब इत्तेहादी एमक्यूएम तो हवाले पीपल्स पार्टी के। तो देखे ना, ये जो जोड़ तोड़ की सियासत है, लोटों की तरह, लोटोक्रेसी की तरह जोड़ तोड़ की सियासत अवाम में मकबूल नहीं होती है। ये पसे पर्दा करने वाली बातें होती हैं अगर आपने करनी भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ा इसमें फख्र महसूस करती है, जो मेरे ख्याल से सियासी तौर पे सिंध में उन्हें हर्ट नहीं करता, लेकिन पंजाब में हर्ट करता है। और फिर जब नून लीग उनके साथ खड़ी होती है तो नून लीग को भी हर्ट करता है। और खान साहब के बयानिए को बहुत तकवीयत मिलती है जब वो कहते हैं सारे इकट्ठे हो गए, ये चोर हैं, ये सारे एक ही हैं। तो वो जरदारी साहब जब साथ खड़े होते हैं शरीफ खानदान के, तो शरीफ खानदान जो है उनको नुकसान होता है, बेइंतहा नुकसान होता है। ये तो चौधरी साहब बताएंगे, ये तो आपने बताया कि नून लीग को नुकसान होता है। चौधरी साहब तो बताएंगे, मैं जरा ये खत्म कर लूं आपके लाहौर हाई कोर्ट की बात। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि देखें, पहली समात की पहली डेट थी, उन्होंने कहा भाई एक नॉन इलेक्टेड गवर्नर ने डिनोटिफाई कर दिया इलेक्टेड वजीर आला को, तो ये तो कुछ अच्छा नहीं लगता, इसको तो हम रिवर्स करते हैं, सस्पेंड करते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि यहाँ हम आपको ये रिलीफ दें और आप जाके असम्बलियां तोड़ दें और ये सारा मामला ही खत्म हो जाए, इन्फ्रक्चुअस हो जाए कि एतमाद का वोट आपको आया कि लेना था या नहीं लेना था, और गवर्नर ने जो आपको वक्त दिया वो रीजनेबल था या नहीं था, या अगर सेशन के दौरान ये हो सकता था कि नहीं हो सकता था। तो ये मामला तो फिर जाहिर है कि फिर इन्फ्रक्चुअस हो जाएंगे। अगर आपने असेंबली तोड़ दी, मामला खत्म, तो पहले दिन यानी कि हम आपको हर चीज दे देंगे। तो इसलिए बैलेंस करने की कोर्ट ने कोशिश की, वक्त भी बहुत ज्यादा दे दिया। मेरे ख्याल से इतने अहम मामले पे इतना वक्त नहीं देना चाहिए, लेकिन चले वक्त उन्होंने बहुत ज्यादा दिया कि कुछ आपस में सियासतदान कुछ गैरत खाएं और कुछ आपस में भी कुछ तय करें, ना कि हर चीज एस्टेब्लिशमेंट, हर चीज फौज, हर चीज अदलिया के पास ले जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इसमें खान साहब सबसे ज्यादा कसूरवार है, जो कि बातचीत नहीं करने को तैयार होते। तो और वहां पे पीपल्स पार्टी अच्छी है, बाय द वे उनको ज्यादा नंबर मिलेंगे, और नून लीग भी ठीक है। तो लेकिन अब क्या है कि ये सारा मामला लेकिन हिंज कहां करता है। अगर वजीर आला ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया
तो फिर उनकी पावर टू डिसॉल्व पे कदगन लगा नहीं सकेगी अदलिया। ठीक। अदालत को खत्म करना पड़ेगा स्टे ऑर्डर, क्योंकि स्टे ऑर्डर तो है ही इस बुनियाद पे कि भाई आपको कहा था आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, आपने नहीं लिया, लिहाजा आप वजीर आला नहीं रहे, जो कि आइन में लिखा है। लेकिन वो जब ही है कि जबकि 2 दिन को रीजनेबल टाइम समझा जाए, जबकि नो कॉन्फिडेंस के लिए 3 से 7 दिन है और जजमेंट्स जो है वो 2 दिन से कम ज्यादा, इवन 10 दिन तक की बात करती हैं कि रीजनेबल होगा टाइम। तो लिहाजा मेरे ख्याल से अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं परवेज इलाही साहब, तो फिर बात मुक जाएगी और डिसोल्यूशन की तरफ जो है कदम होगा। लेकिन चाबी क्योंकि वजीर आला की खान साहब के पास नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि फिर भी शायद डिसोल्यूशन ना हो, कोई और ही चीज खड़ी हो जाए, अल्लाह खैर करे। ये आप ये तसलसल से कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की चाबी जो खान साहब के पास नहीं, आपके पास चाबी नहीं मतलब है। ये इब्राहिम साहब को मुस्कुरा रहे हैं इस पे वैसे इस बात पे जी तजर्बेकार हैं चौधरी साहब, और नाम में नवाज भी है, पीएमएल नून में भी हैं, तो इनके तो दर्जात माशाल्लाह तो वो आपको खुद भी बताएंगे। और शरीफ भी नाम में अगर होता तो फिर तो क्या ही बात थी, मैं तो खड़े होके शो करता था। परवेज इलाही साहब का पड़ोसी भी हूँ जी, पड़ोसी भी है तो फिर तो आपका बड़ा कलीदी किरदार है माशाल्लाह। उनका सूबाई हल्के की 11 काउंसिलें मेरे एमएनए के हल्के के नीचे आती हैं जी जी। मैं हैदर भाई हमारे साथ थोड़ी देर रहिएगा, मैं आपसे आगे पूछ के पूछूंगा कि ये भी बात हो रही थी, नून लीग ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी तक खैर गए तो नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा वो नुक्ता जो आपने उठाया, मैं जरा चौधरी जाफर साहब उसका जवाब दूं। चौधरी साहब, हैदर भाई साहब का ये नुक्ता है कि ये पंजाब की आवाम में ये चीज अच्छी नहीं देखी जाती, जो जोड़ तोड़ या आपका पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होना, चूंकि आप तो पंजाब की आवाम की सियासत करते हैं, एमएनए इलेक्ट होकर आए हैं और पिछली दफा भी आपने एमएनए का इलेक्शन लड़ा था और दोबारा भी इंशाल्लाह लड़ेंगे, तो आप क्या समझते हैं ये जो पोस्चरिंग है ये अच्छी है आपकी और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की एक सफ में खड़े होना? देखिए अनवर साहब, सियासत जो है वो किसी बिल्कुल हरफ आखिर का नाम नहीं है, और जो सियासत रही हमारे यहाँ 70, 80 और 90 की दहाई में, उससे हम आगे निकल रहे हैं। अब हम जो भी काम चल रहे हैं, जो सिलसिले चल रहे हैं, वो मिनिमम कंसेंट के ऊपर जो है वो चलते हैं। ठीक। उसके अंदर क्या है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ इत्तेहाद बनाती हैं, अपोजिशन के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी। ठीक। और वो इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, वो इत्तेहाद हैं कि पार्लियामान के अंदर किसी एक के पास 51% नहीं है या 50% नहीं है अपोजिशन करने के लिए, या 45%, तो आइए अपने अपने मंशूर के अंदर रहते हुए इकट्ठे हो जाएं। जहां तक ये हैदर जमान साहब ने बात की, हैदर वहीद के खरीदो फरोख्त, हैदर वहीद साहब ने कि खरीदो फरोख्त, यकीनन देखिए अब हम जिस दौर के अंदर हैं, जिस तरह से अवेयरनेस है, लेकिन उसके बावजूद जब खरीदो फरोख्त की गई खान साहब के लिए, तो उसे लोगों ने कोई बुरा नहीं माना। अलीम खान साहब करते रहे, जहांगीर खान तरीन साहब करते रहे, और उससे पहले फैज साहब के फैज से बहुत से लोग फैज याब हुए, जनूबी पंजाब महाज बना के तोड़ के दिया गया, वो भी इसी पंजाब के अंदर हुआ। लोगों ने भले से कबूल किया और बड़ा बेहतरीन और बड़ी तालियां बजाई और तब्दीली को बहुत वेलकम किया। हम अभी बहुत दूर हैं उस बात से, लेकिन मैं बतौर सियासी कारकुन और बतौर एक साबिक पार्लियामेंटेरियन ये कहूंगा कि हमें इस तरह के काले धंधे से निकलना होगा, सियासत को साफ और शफाफ बनाना। चौधरी साहब, आपने बहुत अहम नुकता उठाया, आपने कहा काले धंधे से निकलना होगा, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे छोटा सा वक्फा लेने, वक्त के बाद आऊंगा तो आपके पास भी आऊंगा और इब्राहिम साहब और हैदर वहीद साहब से भी इसके गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। मैं इब्राहिम साहब आपके पास सर आऊंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप लाहौर में मौजूद हैं और तख्ते लाहौर की जंग है, हैदर वहीद साहब ने
लीगल एस्पेक्ट भी बताया, पॉलिटिकल भी। चौधरी जाफर इकबाल साहब भी कह रहे हैं उनका इंतखाबी इतिहाद नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है इस वक्त तो गवर्नेंस में शरीक है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, PMLQ और PTI की भी बातचीत चल रही है और बहुत सी बातें आ रही हैं कि शायद वो अपने कद से ज़्यादा सीटें आप लोगों से मांगना चाह रहे हैं। ज़ाहिर उनके 10 MNAs हैं, वो ज़्यादा चाह रहे होंगे, 30 MPs हैं, वो ज़्यादा चाह रहे होंगे, 10 MPs हैं सॉरी, वो से ज़्यादा चाह रहे होंगे। MNAs तो खैर 10 नहीं हो तो उससे काफ़ी कम है। सर ये आपको अवाम में ये आपको बेनिफिट करेगा? क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी बबांगे दौल जो गुफ्तगू करते हैं वो इमरान खान साहब के आज के बयानी से अगरचे मुख्तलिफ है, माजी में इमरान साहब भी यही करते थे, तो क्या आपको भी ये बेनिफिट करेगा PMLQ के साथ इकट्ठा रहना? और दूसरा, नंबर गेम के हवाले से आप लोग कॉन्फिडेंट है और 11 जनवरी से पहले वोट ले लिया जाएगा? कॉन्फिडेंस? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर PMLN और पीपल्स पार्टी और ये 13 जमातें इकट्ठी हो सकती हैं तो फिर इस दुनिया में क्या कुछ नहीं हो सकता। एक अच्छा, PMLQ जो है वो हमारे से जिस लेवल पे जितनी सीटें डिमांड कर रही है, वो बेसिकली 10 MNA की सीटें कह रहे हैं कि आप हमें दे दें, और उसके नीचे जो है वो 15 वो कह रहे हैं हमें दे दें, तो सेटलमेंट अराउंड 10 पे हो जाएगी। 5 या 6 उनकी हैं ऑलरेडी, तो उस पे हमें कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल इसलिए हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 3/4 मेजॉरिटी के साथ इंशाल्लाह कमिंग इलेक्शन में 3/4? अच्छा, 3/4, मैं 2/3 की बात नहीं कर रहा, मैं 3/4 की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, इस तरीके से 7 माह या 8 माह के अंदर जो इनकी पॉलिसीज और जिस तरह से इन्होंने मुल्क को हैंडल किया है माशी तौर पे, जिस नैश पे लेकर आए हैं, और इस वक्त जो एक आम आदमी के लिए जिंदगी डेली बेसिस पे जीना अजीरन हो गया है, उन चीजों को सामने रखते हुए पब्लिक का एक एजिटेटिव रिस्पांस होगा इनके खिलाफ। और मैं क्योंकि फील्ड का आदमी हूँ, 24 घंटे फील्ड में रहता हूँ, इसका दे विल पे अ वेरी हैवी प्राइस। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने अपने मुकदमे माफ करा लिए। ठीक, आपने कहा कि इनकी हैवी प्राइस होगी पॉलिटिकली कारकर्दगी की बुनियाद पर। ठीक है, आपके थोड़े सिग्नल पे भी डिस्टॉर्शन है। दोबारा मैं आपके लौट के आता हूं। आपने एक तो ये नुक्ता बताया कि कोई आप कंफर्टेबल है PMLQ के साथ। पंजाब में आप लोग इस वक्त कंफर्टेबल हैं? जो आपके पास नंबर गेम्स है, एतमाद का वोट, क्योंकि उस पर आप लोग नहीं ले रहे थे, जरा फुट ड्रैगिंग हो रही थी। सिप्तैन खान साहब ने 57 दिन से पंजाब असम्बली का इजलास जारी रखा हुआ था। अगर वहां कंफर्टेबल है तो आप 11 जनवरी से पहले इजलास होगा या 11 जनवरी तक का ही वेट करेंगे? बेसिकली जो खान साहब का मैं मिला हूँ उसमें तो खान साहब तो चाहते हैं बेसिक, देखिए असल जो पर्पस है, हम क्यों तोड़ना चाह रहे हैं असेंबली। सर उस पे आते हैं, वो हमें मालूम है सर, आप ये बताएं सर। वो तो हमें मालूम है, आप जो कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन होना चाहिए की तरफ आ जाए। जी जी, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि चौधरी परवेज साहब जो है इस पोजीशन में हैं, आप लोग क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे? और जो उनके खिलाफ अदम एतमाद है सिप्तैन खान साहब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, वो सर्वाइव कर जाएंगे? श्योरली, बिल्कुल अच्छा। ऐसे होगा जी, क्योंकि हमारे नंबर्स पूरे हैं। और अब तो जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद कोई बंदा जो है वैसे भी डिफेक्शन नहीं कर सकता, और डिफेक्ट करेगा भी सही तो वो उसके काउंट नहीं हो सकते वोट जो है। जी। और दूसरा ये है कि 11 तक हमारे पास क्वेश्चन है, और इसमें जितना अर्ली जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, तो उसके बाद असेंबली खान साहब तो डिटरमिनेड है बिल्कुल। हमने असेंबली दोनों KP भी। अच्छा, ये फिर ये इस पे एक सवाल है इब्राहिम साहब, फिर मैं हैदर साहब को जाऊंगा। पंजाब में तो चलें, चौधरी परवेज इलाही साहब की वजह से आपके कोलिशन पार्टनर है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या अमर माने है कि 23 दिसंबर की जो डेट दी थी खान साहब पे, उस पर नहीं तोड़ी आपने? एग्जैक्टली, ये हमारी पार्ट एंड पॉलिसी का हिस्सा है जी, कि दोनों साइमल्टेनियसली हम करेंगे ताकि उसका एक इम्पैक्ट आए और इनको कोई थोड़ी सोच इस तरफ आए कि यार लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान मेक अ न्यू डिसीजन, एक न्यू मैंडेट की तरफ आ जाए। अच्छा। और उसमें अगर 3-4 महीने पहले अगर हो जाते हैं इलेक्शन, तो इसमें कौन सा ऐसा मकसद है कि अजूबा है कि जिसपे कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब देखिए ना, हमने आज जाना था सुबह नेशनल असेंबली में। अच्छा। स्पीकर साहब के पास, तो स्पीकर साहब भी वहां पे मौजूद नहीं है। कल आ रहे हैं आप लोग? नहीं, कल अब नहीं आ रहे ना जी, इसलिए कि वो स्पीकर साहब मौजूद ही नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं आऊंगा, मैं फिर टाइम दूंगा तो आप फिर आ जाइएगा। ठीक है सुनने सर। में आया कि शायद ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या कुछ ऐसा है उनका।
लेकिन वो मेरे ख्याल में शायद मलिक उनकी बात हुई है, आमिर डोगर साहब की बात हुई है स्पीकर साहब से, और स्पीकर साहब का ही बात थी कि सियासी राब्ते बहाल होने चाहिए, रहने चाहिए। हैदर वही साहब हमारे साथ नहीं है, उनका मौक़िफ़ आ गया था, ही हैड टू लीव, मौक़िफ़ आ गया था। चौधरी जाफर साहब के पास में आऊँगा। चौधरी जाफर साहब 2/3 नहीं 3/4 कह रहे हैं इब्राहिम खान साहब। उन्होंने कहा अवाम का आप लोगों के खिलाफ गम गुस्सा है जो आपकी 7-8 माह की कारकर्दगी है। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि इनकी मुजरिमाना गफलत थी इब्राहिम खान साहब की जमात की कि दरामदी महंगे ईंधन पे इन्होंने प्लांट चलाए और जो सस्ती और गैस उस वक्त अवेलेबल थी यूक्रेन रशिया वॉर से कबल वो नहीं ली, ना ही पेट्रोल लिया। ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ है लोगों का गम गुस्सा, और बड़े कॉन्फिडेंट है इब्राहिम खान साहब को कहते हैं रिलेक्शन करा लें, हम 3/4 ले जाएंगे आपसे और PMLQ के साथ हम कंफर्टेबल हैं। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन PMLQ के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान साहब और उनके जनाबे इमरान खान साहब बहुत कंफर्टेबल हैं, होना भी चाहिए। माजी में भी बहुत कंफर्टेबल थे जब पंजाब का बड़ा डाकू कहा, और जब बाजवा साहब के कहने पे, बकौल मोहन सिलाई साहब के, मैं नहीं ये कह रहा, बाजवा साहब के कहने पे उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया, तो उसमें भी बहुत कंफर्टेबल थे, कोई उसमें ऐसी वो आर नहीं है। उससे पहले इनकी सीट एडजस्टमेंट फैज साहब ने करवाई थी, और जहां बैठ के वो चक शहजाद और तरामड़ी के करीब करा रहे थे जिस फार्म हाउस के, उनका भी सबको पता है। शुजात साहब की भी मुलाकात हुई थी, जनूबी पंजाब महाज भी मिला था, तो यकीनन ये सब के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। और इस बात पे कि जी वो 3/4 लेके आएंगे, 2/3 से भी वो आगे जा रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन लड़ने के लिए तो ये दावे चाहिए होते हैं ना। इसी तरह के दावे 2018 में भी हुए थे, नया पाकिस्तान का वादा किया गया था, 50 लाख घरों का। वो जो 50 लाख घरों में 50 लाख खानदान बस रहे हैं ना, तो उनके 4-4, 6-6 वोट तो होंगे, वही काफी है इब्राहिम खान साहब के लिए, बाकी किसी से वोट ना भी मांगे। वो जो 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दी थी, भाई उनके साथ पलने वाले भी तो होंगे ना, 4-6 करोड़ तो वो भी PTI के खाते में ही है, वो भी इन्हीं को मिलने हैं, ठीक है ना। फिर वो जो मामू का बेटा कामरान सऊदी अरब के वीजे को छोड़ के आया था, वो सारे भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इस तरह के ख्वाबों पे तो कोई पाबंदी नहीं है। ओके, ठीक है। आप आगे आ जाइए। आगे अगला नुक्ता सर कि जी मार्च में चंद माह पहले इंतखाबात क्यों नहीं हो जाते। इब्राहिम खान साहब की PTI KPK के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी साल 22-23 का पूरा बजट इस्तेमाल करना चाहती है। KPK के लोग इन्हें वो अकेले असेंबली तोड़ने की इजाजत नहीं दे रहे खान साहब को, और परवेज इलाही साहब पंजाब असेंबली तोड़ेंगे नहीं। मैं आज ये कह रहा हूँ, आज कह रहे हैं, रिकॉर्ड कर लें। इब्राहिम खान साहब भी लिख के रख लें, वो नहीं तोड़ेंगे। और इमरान खान साहब इसके पीछे छुपते रहेंगे और लुकन मिट्टी खेलते रहेंगे कि क्योंकि जी देखें अभी पंजाब नहीं टूटी तो ये भी, भाई वो कश्मीर की भी तो असेंबली है, आजाद कश्मीर की असेंबली है ना, ठीक, GB की भी असेंबली है। सब रुकता आ गया आपका। आप समझते हैं ये हाइड एंड सीक चलता रहेगा, सियासी खेल है, ये खेलते रहेंगे। मैं आपकी इजाजत से ये सियासी खेल इसलिए भी है कि इन्होंने इस्लामाबाद भी जाना था। जी 26 नवंबर को इस्लामाबाद भी जाना था ना इन्होंने, वो पिंडी तक आए, लेकिन फिर ये फैजाबाद से आगे नहीं जा सके। ये बड़ा आपने जुबानी बात की, फैजाबाद आप पिंडी भी कह सकते थे। बारकेफ मैं चाहूंगा लतीफ खोसा साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर गवर्नर पंजाब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, पीपल्स पार्टी के सफ़े अव्वल के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बड़ी नवाजिश सर। इब्राहिम खान साहब हैं PTI के, चौधरी जाफर इकबाल साहब और पहले हैदर वही साहब से। सर हमने प्रोग्राम का आगाज़ ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को ट्रिब्यूट देकर किया। आज उनकी 15वीं बरसी है। आपका उनके साथ बड़ा एक बराह रास्त रब्ता रहा, आप उनके वकील भी रहे, उनके साथ भी आपने बहुत मुशावरतें की। लाहौर भी जब आती थी आपकी क़यामगाह पे उनका क़याम होता था। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे सर 15वीं बरसी के मौके पर, और आज की जो पीपल्स पार्टी है, चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब चेयरमैन हैं, कुछ यहाँ पर बातचीत हुई कि क्या PTI का कहना है कि उनमें वो स्पार्क नहीं है जो मोहतरमा में था। अलबत्ता जो दीगर शुरका थे उन्होंने कहा कि नहीं जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आप कैसे इस हवाले से जज करेंगे लतीफ़ खोसा साहब? देखिए बेनज़ीर भुट्टो तो बेनज़ीर सिर्फ नाम ही की नहीं थी, बल्कि वो तो हर लिहाज से बेनज़ीर थी। वो उनका गुफ्तार में देखिए, उनके किरदार में देखिए, उनकी सियासत में देखिए, उनकी बसीरत में देखिए, उनके तदब्बर और हौसले में देखिए, उनकी दलेरी में देखिए। उन जैसा तो कायद खैर मेरा नहीं ख्याल के ये अल्लाह का एक ऐसा तोहफा था अल्लाह ताला का पाकिस्तान के लिए, जिसे हमने खो दिया बदकिस्मती से। और ये
सिर्फ पाकिस्तानी की कायद नहीं थी, मैं समझता हूँ दुनिया की सारी जितनी फीमेल है उनकी भी बहुत, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी कायद थी, और तीसरी दुनिया की भी बहुत बड़ी रहबर थी। और मैं तो खुद चूंकि अपने यानी घर में देखा मैंने कि रानी शहीद बेनजीर भुट्टो एक ऐसी बैनुल अक़वामी वो सियासतदान स्टेट्स वुमन थी जिनको दुनिया का कोई भी यानी सेलिब्रिटी जो है उनसे बात करने के लिए, उनसे फोन पर या उनसे जो है वो मोबाइल पे सेलुलर नंबर से वो उनके कॉल करने के मुतमन्नी भी थे और करते भी थे, और उनके साथ जो है हर किस्म का, हालांकि उनको उस वक्त इक़्तिदार नहीं था उस वक्त। तो बेनजीर का तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुआवजा किया जा सकता है। जब वो 1986 में आई पहली मरतबा और मैं सदर था हाईकोर्ट बार का, मैंने उन्हें मदऊ किया था और मेरे फंक्शन में वो अभी शादी भी नहीं हुई थी, 87 में उनकी शादी हुई, 88 में वो इक़्तिदार में आई, 89 में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस किया गया। आपको भी पता है किसने पैसे दिए, किस तरह मंडी लगी, किस तरह से जो है बीबी के खिलाफ किया गया। फिर IJI बनी, उसने तो मर्दों से भी ज्यादा जो है मुकाबला किया। 30 साल उसकी जो है सियासी जिंदगी में से सिर्फ 4 साल उसे इक़्तिदार के मिले और 26 साल उसने जो है एक ऐसी उसमें से गुजरी कि वो कुंदन होकर अब आखिरी मर्तबा जब वो 18 अक्टूबर 2007 को आई तो उनके आते सारे उनका स्वागत किया गया बम ब्लास्ट से, और 151 जो है उन जानसार उनके शहीद हुए और सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए। और बदकिस्मती देखिएगा कि जब रात को बैठकर मैंने उन्हीं की हिदायत पर FIR मुंदर्ज की लिखा, एक तहरीरनामा लिखा और हमने सिंध के चैप्टर के सदर कायम अली शाह साहब को दिया, तो वो थाने में लेकर गए तो पर्चा दर्ज करने से उनका इनकार कर दिया गया और आज तक उसका कोई पता नहीं है उस मुकदमे का क्या बना, किन्होंने कत्ल किया और क्या उसका हशर हुआ। सर, मोहतरमा की शहादत का ही आज तक नहीं तयन हो सका कि कौन थे और इस हवाले से जी मैं तो जो उसका वकील हूँ, मैं उस केस में भी 10 साल के बाद उसकी जब फैसला होता है, 12वां जाके जज आके करता है एंटी टेररिज्म अदालत का, तो वो 5 लोगों को जो है एजाज शाह है, शेर जमान है, राशिद अहमद है, रफाकत है, हसनैन गुल है, जिन्होंने वहां रैकी की। बिलाल वहीं पर जो शार्प शूटर था वो तो उसी ब्लास्ट में चूंकि खुदकुश हमलावर था वो मारा गया, सईद बिलाल। और जनरल परवेज मुशर्रफ आज तक मफरूर है और वो जंप कर गया है बेल करके। वो अल्लाह ताला का देखिए अपना एक निजाम है कि वो किस कस्बा पुरसी के आलम में है। और DIG सऊद अजीज और खुर्रम शहजाद SSP जिन्होंने क्राइम सीन को होज ऑफ कर दिया और जिन्होंने पोस्टमार्टम ना करवाया और जिन्होंने जो है वो तमाम तर जो उसकी सहूलतकारी की, उनको 17 साल सजा हुई और वो सस्पेंड हो गई। और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद अपील कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको भी 4 साल हो गए, 4 साल हो गए और उसका कोई ये वो कहते हैं। आप तो खैर बहुत मशहूर लॉयर हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब ये बताएगा सर, फिर मैं जहर बताए इब्राहिम साहब को जाऊंगा, सियासी हुजम पीपल्स पार्टी का, कुछ नाकदीन आपके कह रहे थे कि वो सिंध तक महदूद हो गई और बेनजीर मोहतरमा तो चारों सूबों की जंजीर कहलाती थी और पीपल्स पार्टी वॉज इन KP, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। इसमें सर रिफ्लेक्शन होती है पीपल्स पार्टी में जब ये इस तरह के इवेंट्स होते हैं सर खोसा साहब? जी यकीनन होती है। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमारा कंसर्न जो पंजाब से हम लोग हैं, हमने तो हमेशा यही कहा है कि पंजाब ही की तरफ तवज्जो देना की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद भी लाहौर से हुआ था, पंजाब से हुआ था और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जीते भी लाहौर से और बाकी सीटों के अलावा। तो पंजाब तो एक स्ट्रांग होल्ड था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन हमारी यकीनन अब मुझे कोई ऐसी हिचकिचाहट नहीं है ये तो मानने में कि पंजाब में बहुत इस वक्त हमारी पार्टी कमजोर है और जी कमजोर है बिल्कुल। और कुछ इत्तेहादों ने हमें कमजोर किया, चाहे वो पहला था चाहे अब का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक मज़ाहमत की सियासत हमेशा करती आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हमेशा
स्टांस लेकर वो प्रो पीपल किया है उसने। और प्रो पीपल अनफॉर्चुनेटली, चूंकि भुट्टो साहब ने जब कहा था ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो उन्होंने ये चीज आइन में मुंदर्ज कर दी। आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को नीचे से लेके ऊपर तक मुक्तदिर किया, यानी डिस्ट्रिक्ट असेंबली, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और फेडरल गवर्नमेंट। खोसा साहब, आपने अहम नुकात उठाए, मेरे साथ जरा रहेगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट मेरे साथ रहेगा। मैं इब्राहिम खान साहब को, चूंकि मोहतरमा भी दहशतगर्दी का निशाना बनी आ रहे थे कि इसको डिस्कस करें। इब्राहिम खान साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, दहशतगर्दी के हवाले से भी आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब